हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप पर अच्छे से कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। ये चैप्टर हम हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक हम बढ़ चुके थे। यहाँ पर जो है हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। यहाँ पर दो टर्म्स जो हमारी फाइनल दो टर्म्स हैं, बाकी पहले सारी टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं और उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर चुके थे। अब दो टर्म्स मोलारिटी और मोलालिटी हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस हमने कर लिया था, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे थे। सबसे पहले मोलारिटी और मोलालिटी, अब क्या डिफरेंस है दोनों में। अब फॉर्मूला देखो, मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, जबकि मोलालिटी क्या होता है? अच्छा, मोलारिटी को कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं और मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक, अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मास किसमें? केजी में। इसमें सॉल्वेंट का मास, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो दोनों में ऊपर तो सही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है? का मतलब क्या है? मास, यानी कि जो गिवन मास है, जो गिवन है, जो दिया गया है, गिवन मास या गिवन नहीं, ये मतलब जो भी मास है, ठीक, अपॉन मोलर मास, अपॉन उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब मोलारिटी मोलालिटी में दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं और यहाँ पर सॉल्वेंट का मास लेते हैं। यहाँ पर एक तो देखो सॉल्यूशन और दूसरी चीज है वॉल्यूम। यहाँ पर पहली चीज मास और दूसरी सॉल्वेंट। अब यहाँ पर लीटर्स में लेंगे क्योंकि वॉल्यूम है, और यहाँ पर मास है इसीलिए केजी में लेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलो, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें ये दोनों चीजें हैं, मोलारिटी भी और मोलालिटी भी। A solution of glucose in water is labeled as 10% mass. Find molarity and molality. Find molarity and molality if density of solution is equals to 1.9, ठीक है, डेंसिटी क्या है? 1.9, ठीक है, और डेंसिटी क्या है? सॉल्यूशन की डेंसिटी भी है हमें 1.9 ग्राम पर ml। चलो, तो यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है। क्या दो चीजें? एक मोलारिटी और एक मोलालिटी, ठीक, और डेंसिटी हमें दी हुई है। अब देखो, ग्लूकोज क्या है? हमारा सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है। और वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में। अब कह रहा है 10% मास। अब 10% मास का मतलब क्या है? 10% मास। अब 10% मास का मतलब क्या है कि 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यही तो मतलब है ना इसका। ठीक,
इतनी बात समझ में। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी आप लोग निकालो, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हम कर चुके थे। कई बार जो है मोलैरिटी और मोलैलिटी हमने अलग अलग निकाली है, लेकिन यहाँ पर आपको मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों निकालनी है। ठीक, चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब है आप कंसंट्रेशन टर्म्स में वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, के बाद पीपीएम, पीबी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारे जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, 7 कंसंट्रेशन टर्म्स है जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, उनको आप अच्छे से समझ गए हैं अगर ये क्वेश्चन आपने खुद से कर लिया। ठीक, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद जो है मैं इसे कराती हूँ, और कहीं पर कोई गलती आपसे होती है तो फिर आप करेक्शन कर लेना। चलो तो इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले 10% मास, 10% मास का मतलब क्या है, देखो 10% मास का मतलब है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि 10 ग्राम सॉल्यूट जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो ठीक है, अब 10 ग्राम सॉल्यूट हमें पता चल गया, सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अगर हम कहें सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट कितना हो गया, कितना हो गया सॉल्वेंट, देखो 100 में से 10 को माइनस कर लेंगे, कितना हो गया सॉल्वेंट, यही तो होता है ना सॉल्वेंट, ऐसे तो निकालते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, तो 10 उधर ले जाएंगे, 10 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 90 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना आ गया, 90 ग्राम आ गया। अब हमें सॉल्यूट पता है, सॉल्यूशन पता है और सॉल्वेंट पता है। अब दूसरी चीज देखो, जब हमें मोलैरिटी निकालनी होती है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, है ना, तो वॉल्यूम निकालेंगे। डेंसिटी हमें दी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक, मास हमें दिया है कितना, देखो मास हमें दिया है 100 ग्राम और डेंसिटी हमें दी हुई है 1.9 ग्राम पर ml। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आया, करो इसको डिवाइड करो, डेंसिटी यहाँ पर 1.2 ले लेते हैं, 1.2। ठीक, 1.9 भी अगर ले लिया तो ठीक है, 1.2 पॉइंट हटाया हमने, एक जीरो हमने ऊपर बढ़ाया, अब एक जीरो बढ़ के देखो 1000 यानी कि 1 लीटर हो गया, अपॉन 12, 1000 क्या बन गया, 1 लीटर बन गया ना, तो 1/12 लीटर आ गया ये हमारा, कितना आ गया वॉल्यूम हमारा, 1/12। अब देखो हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए, साथ ही हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज का मोलर मास पता होना चाहिए, ग्लूकोज का मोलर मास। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, कितना हो रहा है, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, इस तरीके से ही होगा, निकालेंगे इसको, 72 प्लस 12 प्लस, टोटल करेंगे कितना हुआ, 180 ग्राम। ठीक, कितना हो गया, 180 ग्राम, टोटल कितना आ गया, 180 ग्राम। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी निकाल लेंगे। अब देखो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, अब आपको फॉर्मूला पूरा, ठीक, तो पूरा फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 10 ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स 1/12 तरीके से। ठीक है, चलो अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जीरो हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, 12 के साथ, अपॉन 80, बाई 3 यानी कि 0.66। ठीक,
ये क्या आ गई हमारी मोलैरिटी आ गई। सेम ऐसे ही हम मोलैलिटी भी निकाल लेंगे। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, वही सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास कितना है 180 अपॉन सॉल्वेंट का मास कितना है 90 और केजी में होना चाहिए अपॉन 1000 कर देंगे। कैंसल आउट करेंगे, जो टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 100 अपॉन 18 इंटू 9 तरीके से आ गया। अब जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर लो, 2 5 ज़ा 10 0 2 9 ज़ा 18 50 अपॉन 81। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। इसी तरीके से मोलैरिटी और मोलैलिटी हम निकालेंगे। चलिए तो सॉल्व कीजिए। अच्छा, इसको 0.66 m लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 0.66 m। इसको क्या लिखेंगे, देखो करेंगे इसको सॉल्व। पॉइंट 0.6 जा ठीक, इतना बचा। पॉइंट लगा है 0 कर देंगे, 2 जा 2 जा ज्यादा हो जाएगा 1 जा, तो ये कितना आ गया लगभग 0.61। और एक और डिजिट आप निकाल सकते हो, तो लगभग मोलैलिटी कितनी आ गई 0.61 m। ठीक, मोलैलिटी आ गई। तो ऐसे निकालेंगे हम मोलैरिटी और मोलैलिटी। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हुआ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो यहाँ पर हमने मोलैरिटी कैलकुलेट की है, यहाँ पर हमने मोलैलिटी कैलकुलेट की है। ठीक, तो पहले हमने जितनी भी चीजें गिवन थी वो लिख ली है, जितनी चीजें गिवन थी उससे हमें कई और चीजों के बारे में पता चला। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके हमने कई चीजें क्या कर ली, जैसे कि मोलर मास, ये सब चीजें हमने पहले ही निकाल के रख दी। ठीक, उसके बाद हमने मोलैरिटी लिखा, मोलैरिटी का फॉर्मूला और जो भी वैल्यूज थी उनको पुट किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, करेक्ट कर लीजिए अगर कहीं पर आपने मिस्टेक किया है तो। चलिए, तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशील। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी से आप क्या समझते हैं। Solubility of the substance is the maximum amount that can be dissolved in a given amount of solvent at specific temperature। यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट जिसको हम घोल सकते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट की गिवन अमाउंट है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। यानी कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता का मतलब क्या है कि कोई बीकर हमें दिया गया है, ठीक है, कोई बीकर है और इसमें क्या है फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट हम कह रहे हैं, जैसे कि वाटर है, वाटर एक सॉल्वेंट है। ठीक है, क्या है इसमें वाटर, जो कि हमारा क्या है सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट क्या है फिक्स है। अगर हम कह रहे हैं हमारे पास है 100 ml, कितना है 100 ml सॉल्यूशन। ठीक, अब दूसरी चीज क्या कही गई है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या है स्पेसिफिक है, यानी कि फिक्स्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या है फिक्स है। ठीक, टेम्परेचर भी क्या है फिक्स है, ऐसे नहीं कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर क्या है हमारे पास फिक्स है। तो इसमें हम क्या डालेंगे, अगर हम कोई सॉल्यूट डालते हैं, अब सॉल्यूट को क्या समझ लें हम, कोई भी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम चीनी एज अ सॉल्यूट ले रहे हैं और चीनी हम इसमें डालते हैं। जब हम चीनी इसमें डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये घुलेगा, घुलेगा। ठीक, एक चम्मच चीनी और डाला और घुलेगा, एक चम्मच चीनी और डाला और घुलेगा। ऐसे ऐसे करके जब हमने कई सारे चम्मच डाल दिए तो घुलते जाएंगे घुलते जाएंगे घुलते जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा ऐसा आएगा जब क्या होगा कि वो जो चीनी है वो डालना, वो घुलना बंद हो जाएगी। ठीक है, वो घुलना बंद हो जाएगी। तो उससे उससे पहले वाला जो पॉइंट रहा होगा उसी को क्या कहेंगे हम, वही उसकी क्या होगी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक, वही क्या होगी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। समझ में आया, यानी कि जितना मैक्सिमम सॉल्यूट,
जितना ज्यादा जो हमारा सॉल्यूट है, विलय है, उसको हम किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स्ड है और टेम्परेचर भी क्या है हमारे पास स्पेसिफिक, यानी कि फिक्स टेम्परेचर है, तापमान भी फिक्स है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी क्या है, फिक्स है। तो उसमें जो हम सॉल्यूट की जो मात्रा डालेंगे जब तक वो घुल रहा है, जो मैक्सिमम टाइम तक वो घुलेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कही जाएगी। ठीक, अब देखो जैसे कि हमने कहा कि हम इसमें 5 चम्मच चीनी डालते हैं तब तक ये घुल रहा है, जैसे ही हम छठवां चम्मच चीनी का डालते हैं तो वो घुलना बंद हो जाता है, छठवां चम्मच चीनी नहीं घुल पा रहा, यानी कि जब हमने 5 चम्मच चीनी तक डाला था वो क्या था, उसका मैक्सिमम पॉइंट था, उसी को क्या कहेंगे, उसका मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो यही क्या होती है, हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, यही क्या होती है, हमारी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में ये बात तो समझ में आ गई। अब हम कह रहे हैं, जैसे कि हमने क्या कहा था कि जो हम छठवां चम्मच चीनी का डालेंगे तो वो नहीं घुल रहा, यानी कि जब अब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड हो गया यानी कि अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गया, जिसके बाद अब वो और घुलनशील नहीं रहा, अब जो है वो और कुछ जो सॉल्यूट है उसको अपने अंदर नहीं घोलेगा, कैसा बन गया, वो सैचुरेटेड बन गया। ठीक, तो 2-3 टर्म्स हैं जो यहाँ पर आए हैं, सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड, ये हम आगे देखेंगे अभी ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन, आपको इसकी डेफिनेशन नोट कर लेनी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, जितना हम मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक, उसी से हम बताते हैं किसी पदार्थ की सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी जो है इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट, अब जो हमारा सॉल्यूट है उसका नेचर कैसा है, इससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब जो हमारा सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा है, इस पर भी प्रभाव पड़ता है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है घुलनशीलता पर। अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कभी टेम्परेचर ज्यादा है कभी कम है, तो कहीं पर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर में घुल जाता है, कहीं पर ज्यादा टेम्परेचर में नहीं घुलता, तो टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। और सेम ऐसे ही प्रेशर का भी इसमें क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब कैसे प्रभाव पड़ता है इसको हम एक एक करके समझेंगे, उससे पहले आपको सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन नोट कर लेनी है और फैक्टर्स को लिख लेना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो है चैप्टर के बारे में हम कई चीजें, हेनरीज लॉ और जो हमारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्वेंट, ये सब सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे जो है सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये नोट कर लें पहले, फिर एक एक करके इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम डिस्कस करेंगे, इनके बीच फिर कुछ लॉज आएंगे उनको भी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो नोट कीजिए पहले इतना। चलिए, तो अब एक एक करके इनके फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं कि क्या फैक्टर इनमें अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर से कैसे सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास है नेप्थलीन, अब नेप्थलीन को, नेप्थलीन यानी कि जो हमारे पास कपूर होता है ना, नेप्थलीन की बॉल्स होती है, एंथ्रोसिन होता है, तो क्या हम इसको जो है जल में डिसॉल्व कर सकते हैं, तो जल में नहीं होगा डिसॉल्व, है ना, तो किसमें होगा ये डिसॉल्व, जैसे बेंजीन में हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सॉल्ट है तो सॉल्ट को हम जल में डिसॉल्व कर सकते हैं डिसॉल्व। ठीक, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है, इस पे डिपेंड करता है क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्लो फॉलो द प्रिंसिपल। तो जो हमारे सॉलिड और लिक्विड है, यानी कि द्रव है और ठोस है, वो कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत को फॉलो करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि एक जैसे को ही डिसॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, इफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम, अगर सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, सेम होगी, तब क्या होगा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरएक्शन वुड बी सेम, तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इंटरएक्शन का वो क्या होगा, सेम होगा। दैट हेल्प्स इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ये क्या करेगा, उसको घुलने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक, अगर क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, सेम है, तो उनके बीच की जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरएक्शन है वो भी क्या होगी, सेम होगी। इस वजह से ये क्या करेगा, उसको अच्छे से घुलने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक, पहली चीज हमने ये पढ़ ली। अब दूसरी चीज क्या है कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और जो हमारे पोलर सॉल्यूट होते हैं वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि सॉल्ट है
और शुगर है, ये जल में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, यानी कि नमक है और हमारा जो चीनी है, शक्कर है, वो जल में डिजोल्व होती है। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। जैसे कि नैप्थलीन, एंथ्रासीन डिजोल्व इन बेंजीन। जो नैप्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये हम क्या कह रहे हैं कि ये बेंजीन में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। डिजोल्व लाइक वाली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लाइक डिजोल्व लाइक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्या ध्यान रखना है, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक, अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो, if the concentration of the solute, if the concentration of solute in solution remain constant at given set of temperature, अगर solute की concentration solution में constant हो जाए एक given temperature पे और प्रेशर पे, इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा, इफ वी एड मोर सॉल्यूट इन इट, इट वुड प्रेसिपिटेट आउट। जैसे कि अभी हमने शुगर और वाटर वाला एक एग्जांपल पढ़ा कि एक बीकर में हम क्या डालेंगे, शुगर डालेंगे, ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पे, और क्या होगा, सॉल्वेंट भी जो होगा वो भी क्या होगा, हमारा फिक्स होगा। तो जब हम डालेंगे, अगर हमने 5 चम्मच चीनी तक जो है वो डिजोल्व हो रहा है, लेकिन 6वें चम्मच चीनी पर हम क्या देख रहे हैं कि वो डिजोल्व नहीं हो रहा, हमें वहां पर प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है। प्रेसिपिटेट यानी कि जो चीनी के जो छोटे छोटे कण है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में कैन इंक्रीज एज गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रोसेस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर एक गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर पे उसकी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक, तो इसे उसे क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। If we add more solute in it, it would get dissolved and increase the concentration of solution. अगर जो है इसमें हम ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे तो ये क्या होगा, डिजोल्व होगा, और कंसंट्रेशन जो हमारा सॉल्यूशन है जिसके अमाउंट क्या थी फिक्स, उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा कंसंट्रेशन। ठीक, क्या कर लेगा, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लेगा। इन्हें क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो 3 चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी कि सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, दूसरी चीज सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से। चलिए, तो इसे अब आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिनमें कोई और सॉल्यूट अब डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, जिनमें सॉल्यूट क्या हो गया, अब डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक, चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे का कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।